ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट फर्स्ट में, जिसने पूरे राजस्थान के बाजार जगत के अंदर हलचल मचा रखी है और हर वो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है इस मार्केट फर्स्ट के द्वारा जो आपके लिए बेहद जरूरतमंद साबित हो रही है। दोस्तों बीज की पर आज हम बात करें, सीड्स पर आज हम बात करें, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालते हैं कि आखिर नवभारत सीड्स जो कंपनी है वो क्या करती है, किस तरह से काम करती है और कितनी पुरानी कंपनी। सीधे आपको लिए चलते हैं नवभारत सीड्स के एमडी के पास। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रणय धनावत है। मैं नवभारत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में डायरेक्टर मार्केटिंग के पद पर पिछले 16 साल से कार्यरत हूं। मेरा ये मानना है कि हम लोग किसान की उन्नति में जितना भी थोड़ा बहुत योगदान हम दे सकते हैं उतना हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अनुरोध किसानों से ये है कि वो अपने अनुभव के चलते, अनुभव के बल पर वही सीड खरीदें जो उन्होंने देखा, जांचा, परखा है। मेरा ये आग्रह कभी नहीं रहेगा कि आप नवभारत के ही सीड खरीदो, अच्छे सीड खरीदो जो आपके अनुभव के ऊपर खरे उतरे हैं और ये देखें कि उसमें उनका नुकसान ना हो। थोड़ी सी बात मैं अपने कंपनी के बारे में बता दूं कि हमारी कंपनी 1981 में अखातीज के दिन शुरू की थी, जिसमें हमारे चेयरमैन श्री राम प्रसाद धनावत और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री डॉक्टर दिनकर देसाई जो सीड टेक्नोलॉजिस्ट है, इन्होंने मिलकर शुरू की थी। और हम लोग बाजरा, कैस्टर, कॉटन, मक्का, ये 4 क्रॉप में मेजर हम काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि मिलेट ही यानी बाजरा ही एक ऐसा क्रॉप है जो फूड की जो डिफिशिएंसी हो सकती है आगे उसको पूरा करने में सहायक होगा और उससे आयरन रिच फूड अनाज किसानों को मिलेगा, अपने पॉपुलेशन को मिलेगा, जनसंख्या को मिलेगा। तो उसमें आपकी फूड सिक्योरिटी की बहुत सारी दिक्कतें उसमें सॉल्व होने के अपॉर्चुनिटीज़ और उसमें फ़ायदा हो सकता है। हमारी कंपनी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे अभी आज की तारीख में हम लोग सारे क्रॉप्स को बेच रहे हैं जो हम वहाँ के लिए सूटेबल है, जिसमें कपास, बाजरा, कैस्टर यानी अरंडी और मक्का महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बाकी सब्जियों में भी कुछ क्रॉप में काम करते हैं। हमारा मानना यह है कि किसानों की खुशहाली के लिए जो जो करना ज़रूरी है उस क्रॉप में हम काम कर रहे हैं। हम इसमें ज़्यादातर काम हमारा बाजरा में हो रहा है और इसके अलावा हमारे बाकी दूसरे जो रिसर्च है कैस्टर और कॉटन में और कॉर्न में, इसमें भी हमारा रिसर्च चल रहा है। हमारा ये मानना है कि जहाँ तक आप फूड क्रॉप को फोकस नहीं करेंगे तब तक फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हम उन क्रॉप पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं जिसमें फूड सिक्योरिटी में को एड्रेस करने में सब फ़ायदा होगा। किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप नवभारत के बीज खरीदना चाहते हैं तो कृपया हमारे जयपुर ऑफिस से संपर्क करें या हमारे अहमदाबाद ऑफिस से संपर्क करें, जिसका नंबर है 07927541303। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों को आने वाले मानसून के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका प्रयास जो है वो भारत को खुशहाली की ओर ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों नवभारत ने तो आपको अच्छे मानसून की शुभकामनाएं दे दी हैं, लेकिन साथ ही साथ में कौन सा बीज आपके लिए किफायतेमंद साबित हो सकता है और साथ ही साथ में बीज खरीदते वक्त कौन सी सावधानियां बरतें, सीधे रुख करते हैं मुकेश जी का। मुकेश जी, आप ही से जानना चाहेंगे, आप नवभारत के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। बीज खरीदते समय किसान को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का बीज खरीदे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली क्या, सीड इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर। सीड एक मुख्य बीज है जो खेती को आगे बढ़ाता है।
इसमें बेसिकली किसान भाइयों को 3-4 बातों का मेजर ध्यान रखना चाहिए। एक तो नंबर 1 है कि R&D बेस्ड कंपनी है, जिनका अपना अनुसंधान है, उन्हीं कंपनियों का बीज खरीदे। नंबर 2, किसान भाई पैकेट को सील पैक्ड मटेरियल ही परचेज करे, लूज सीड परचेज ना करे। नंबर 3, किसान भाइयों से बीज पैकेट खरीदते समय किसान भाई दुकानदारों से बिल लेना ना भूलें। नंबर 4, किसान भाई उस पैकेट को थोड़ा देखें, उसके पीछे डेट ऑफ पैकिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुकेश जी, नॉर्थ इंडिया की बात हम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर लगातार मौसम ने करवट ली है। पिछले जो सीजन हमारे निकले हैं बहुत खराब निकले हैं, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है, मानसून की हमें आस है और आपकी कंपनी तो मानसून को लेकर के बधाई भी दे रही है किसानों को। जी जी, नहीं डेफिनेटली अभी क्या है कि किसानों को लगातार मौसम विभाग के टच में रहना चाहिए, मौसम विभाग की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सिंगल क्रॉप के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, मल्टी क्रॉप को लगाना चाहिए और कुछ इन क्रॉप्स को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉप सुटेबल है अपने आने वाले समय के लिए, उन क्रॉपों को ध्यान में रख के लगाना चाहिए। जो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप रेजिस्टेंट है पर्टिकुलर बरसात के प्रति या सूखे के प्रति, उन क्रॉप्स पर ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए और क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए किसान भाइयों को। बिल्कुल। सुनील जी, आपको क्या लगता है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, किसान किस तरह से अपडेट रहे, क्योंकि वो उस गांव के उस छोर पे रहता है और देश का अन्नदाता है, तो ऐसे में उसे अपडेट रखना भी अपने आप में हमारे लिए बड़ी चुनौती। किस तरह से अपडेट रह सकता है किसान, पहला सवाल ये। और अपडेट रखने के लिए, मुकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, अपडेट रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? पहले सुनील जी का रुख करेंगे। जी, किसान को अपडेट रहने के लिए बेसिकली एक तो जो भी आज के समय में किसानों के लिए भारत सरकार ने भी कई योजनाएं दी हैं, उसके अलावा किसान को अभी शिक्षित हुआ है किसान। अब समय ऐसा आ गया है कि धीरे धीरे करके किसानों की जो नई पीढ़ी आ रही है वो शिक्षित भी है, इंटरनेट से जुड़े हुए भी हैं, उनको काफ़ी जानकारी उपलब्ध होती है। थोड़ा सा किसान को ये देखना चाहिए कि ट्रेंड किधर जा रहा है, किस फसल को लगाने से उसको ज़्यादा फायदा होगा, मंडी में किस फसल के क्या रेट्स वगैरह मिल रहे हैं, वो सारी जानकारी आज के डेट में किसान ऑलरेडी ले रहा है। उसके अलावा भी मौसम विभाग वगैरह की भी जानकारी किसान अपडेट करता रहता है, जिससे कि किसान को समय समय पर ये जानकारी उपलब्ध होती रहती है कि अगर कुछ क्लाइमेट, जैसे मौसम अगर लेट है, मानसून अगर लेट हो रहा है, जैसे कि इस समय मानसून बहुत अच्छा है इस बार, लेकिन मानसून लगभग 1 हफ्ता लेट है, तो बुवाई के समय को भी उसको 1 हफ्ता आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से अगर वो खेती करेगा तो कंपटीशन के मार्केट में भी वो आगे चल के आगे अच्छा उत्पादन कमा सकता है। मुकेश जी, आप लोग किस तरह से प्रयास करते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो होती है, बीज बेचने वाली जो कंपनियां होती है, वो अपना तो प्रचार करती है, लेकिन किसान को अपडेट रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? किसान को अपडेट करने के लिए हमारी फील्ड फोर्स, फील्ड स्टाफ, एक टीम है जो फार्मर लेवल पर लगातार काम कार्यरत रहती है और किसानों के बीच में जाते हैं, गांव में विलेज मीटिंग करते हैं, किसान से पर्सनल कांटेक्ट करते हैं और डोर टू डोर कांटेक्ट करके उनको समझाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी फसल आपके लिए सुटेबल रहेगी या कौन सा हाइब्रिड आपके लिए सुटेबल रहेगा। बेसिकली टाइमिंग को देखते हुए, जैसे सपोज अगर मानसून लेट हो रहा है तो हम लोग प्रेफर करते हैं, किसानों को कन्विंस करते हैं कि आप लोग अर्ली सेगमेंट की क्रॉप्स को सोइंग करें, जिससे इस लेट मानसून का फसल के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इस तरह की एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस चलते रहती है हमारी फार्मर लेवल। कमल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से किसान को अपडेट रहना चाहिए आज के समय में, क्योंकि आज के समय के दौरान कई कंपनियां ऐसी है, कई बार हमने सुनने को मिला है, अखबार की, टेलीविजन की सुर्खियां भी बनी है कि कई बार बीज कंपनियों के फर्जी बीज कंपनियां आती है, वो बीजों को बेचती है किसानों के पास, उस पैसा किसान लगा देते हैं लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है और वो परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे में किसान को कैसे अपडेट रहना चाहिए? देखिए, सुनील जी ने और मुकेश जी ने जो बात कही कि सबसे पहले सर्टिफाइड कंपनियां के बीज खरीदें, जिन्हें जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, और पैकेट में ही बीज खरीदे जानी चाहिए, लूज बीज कभी ना खरीदें। अच्छी फसल के लिए खुद के बनाए हुए या सेकंड टाइम यूज किए हुए बीज कभी भी बीज को खेत में काम में नहीं लेना चाहिए, फ्रेश बीज होने चाहिए। और उसके लिए भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो कह रहे हैं, कृषि मंत्रालय अब बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रहा है और आपने देखा होगा कई चैनल्स पे और कई चीज़ों पे, जैसे हमारे फर्स्ट इंडिया चैनल पे भी हम बीच बीच में जानकारियाँ देते हैं, उन चीज़ों से वो अपडेशन कर सकते हैं कि उनके प्राइस क्या चल रहे हैं, आगे भविष्य में प्राइस क्या हो सकते हैं और कौन सी फसल वो बोएं तो उन्हें फ़ायदा भी हो। मानसून अगर लेट है और मानसून अगर समय पे आ गया या मानसून ज़्यादा है या कम है, इन चीज़ों का आकलन करके अपने एरियाज़ का वे उन फसलों को बोएं और इन बीजों को लें जो प्रमाणित बीज हैं। उसके अलावा किसी बीज पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी सस्ता मिल रहा हो, अंत में नहीं तो उसे निराशा ही भोगनी पड़ती है।
अंत में निराशा ही भोगनी पड़ती है। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे फसल की देखभाल कैसे करे किसान? ये खरीफ का जो सीजन है, इस सीजन के दौरान ये आमतौर पे जो और सीजन होते हैं, बेसिकली हम खरीफ पे फोकस करेंगे कि ऐसे सीजन के अंदर फसल की देखभाल किस तरह से करे किसान? देखिए, इस समय जैसा कि सुनने में आ रहा है, मौसम विभाग जैसा बता रहा है कि एक तो अच्छी बारिश है, कहीं कहीं पर अतिवृष्टि भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो किसान को ये ध्यान रखना होगा कि खेत का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखे। अगर बारिश ज़्यादा भी हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान फसल को इस बात से होता है कि पानी भरा रह गया अगर तो नुकसान होगा। अगर बारिश ज़्यादा होने के बाद पानी निकल जाता है तो फसल इतना नुकसान नहीं होता है। दूसरी बात है, किसान को देखना चाहिए कि किसान जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज कर रहा है वो अच्छी गुणवत्ता का हो, और बीमारी प्रकोप के अनुसार ही पेस्टिसाइड का उपयोग करे और रिकमेंडेड मात्रा ही डाले। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र किसान उपयोग करता है, फर्टिलाइजर्स में जैसे कि किसान केमिकल फर्टिलाइज़र आज की डेट में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर रहा है, जितना कंपनियां रिकमेंडेड करती हैं उससे भी ज़्यादा उपयोग कर रहा है। आज ही के समय में अभी भारत सरकार ने एक नया फर्टिलाइजर एक्ट में लाया है जिसको प्रॉम बोलते हैं, फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। इस तरीके के फर्टिलाइजर मार्केट में आए हैं जो ऑर्गेनिक बेस पर हैं। ऐसे फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए जो प्रॉम है, जैसे कि एक उदाहरण है, ये फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी की तो खेत को पूरा करता है, और साथ ही साथ अगर खेत में अम्लीयता की अगर समस्या है तो पीएच को मेंटेन करके खेत का अम्लीयता को कम करता है और न्यूट्रलाइज करता है। तो बेसिकली जो खेत की जो बेसिक, एक तो उर्वरकता एक होती है खेत की, एक मृदा उर्वरकता और एक मृदा संरचना होती है। जब तक ये दोनों ही इम्प्रूव नहीं होंगी तब तक भरपूर उत्पादन नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर डाल के उर्वरकता तो बढ़ा देते हैं लेकिन मृदा की संरचना बिगड़ जाती है। तो संरचना को भी मेंटेन रखना उतना ही जरूरी है। इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ में या फिर तो ऑर्गेनिक मैन्योर जो नेचुरल मैन्योर्स हैं, जिसमें गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इस तरीके के, लेकिन ये उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं और एक इनकी लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा मिल नहीं सकते। तो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स आज के जो नई जनरेशन के फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं उनको उपयोग करें, उस तरीके से उसको उत्पादकता बढ़ेगी और साथ साथ मृदा की संरचना बढ़ने से आगे भी उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल। जैसे यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जैसे किसान ने इस बार कैस्टर बोया है या कपास बोया है, गंवार कोई भी फसलें बोते हैं, तो ये कितने साल में से चक्र के दौरान उसे अपनी फसल बदलनी चाहिए जिससे जमीन की फर्टिलिटी बनी रहे और जमीन उसे अच्छा पैसा दे सके? जी, बेसिकली क्रॉप रोटेशन को 2-3 ईयर में करते रहना चाहिए चेंजेस। खरीफ में कोई दूसरा फसल, रबी, फिर देन जायद की फसलें, फिर अगेन खरीफ। तो 2-3 ईयर में ये क्रॉप रोटेशन चेंजेस करते रहना चाहिए किसान को, जिससे क्या सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है और प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के विराम के बाद हम वापस लौटेंगे और बात करेंगे कि आखिर किसानों को किस तरह से कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए अपने खेत में जरूरत के हिसाब से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।